अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स फॉर क्लास 11 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले हमने डायमेंशंस को देख लिया है कि डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशंस को हम किस तरह से निकालते हैं। मज़ीद हमने डायमेंशनल एनालिसिस के प्रोसेस को भी डिस्कस किया था। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो उस वीडियो को देख लें। उसके बाद ये टॉपिक है हमारे पास कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो एक्चुअली था एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस कि डायमेंशंस के जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं, जिसमें होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन को डिस्कस किया था एंड हाउ टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था और इस एग्जाम्पल को देखा था। मज़ीद हमने जो है ये देखा है कि हम फार्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर टास्क भी दिया था और ये भी कहा था कि अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करवा दूँ। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, जिनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो जो है वो लिमिटेड है, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ नहीं करते। इसमें सबसे पहली कंडीशन जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट 1 है, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या कह रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का जो प्रोसेस है, अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ इस तरह की आ जाती हैं, जैसे आपके पास वर्क है, एनर्जी है और टॉर्क है, तो इन तीनों के दरमियान या इस तरह की और भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस उनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता, यानी हम नहीं पहचान सकते कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एक वर्क की, एक एनर्जी की और एक टॉर्क की। तो इस पॉइंट का मतलब एक्चुअली ये है कि अगर मैं यहाँ पर वही 3 एग्जाम्पल्स ले लूँ, एक आपके पास एग्जाम्पल है वर्क और एक आपके पास एनर्जी और एक आपके पास एग्जाम्पल है टॉर्क की। सबसे पहले अगर हम देखें वर्क, तो वर्क क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम कहते हैं वर्क जो है वो हुआ है। ठीक है, जब किसी भी बॉडी पे, अगर ये मेरे पास कोई बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, फोर्स लगाती हूँ और वो बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ आ जाती है, डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने। ठीक है, देखें इसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन थी और बॉडी ने भी डिस्टेंस भी उसी तरफ ट्रेवल किया है, तो तब हम कहते हैं कि क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो ये वर्क का फार्मूला है। इसी तरह टॉर्क क्या है, टॉर्क आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है और टॉर्क का फार्मूला है F इंटू मोमेंट आर्म, F क्रॉस R जो है ये आपके पास मोमेंट आर्म है। ये भी एक्चुअली आप इसको डिस्टेंस ही, मतलब इसका यूनिट मीटर ही लेंगे, इसको डिस्टेंस ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर एनर्जी आपके पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कोई भी बॉडी उसकी कितनी काबिलियत है काम करने की, वो आपके पास क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी का फार्मूला हम एक तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, E=mc²। ठीक है, ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ये इक्वेशन किस तरह से हमारे पास कहाँ से आई और हम कैसे इसमें फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करके। मज़ीद यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा भी एनर्जी की और भी बहुत से फार्मूलाज होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आप mgh यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पॉइंट पढ़ा है डायमेंशन में कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका जो यूनिट है वो सेम होता है तो उसकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो एनर्जी का यूनिट जूल है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का यूनिट जूल है। तो आप इनका फार्मूला यूज़ करेंगे, इन सब से डायमेंशन आपके पास एक ही आएगी, चाहे आप यहाँ से एनर्जी की डायमेंशन निकालें या आप इस फार्मूले से निकालें, डायमेंशन एक ही आएगी। अब हम इनकी डायमेंशंस निकालते हैं और फिर देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि वर्क, एनर्जी और टॉर्क में से किसी एक की डायमेंशन अगर दे दी जाए और आपसे कहा जाए या पूछा जाए कि ये किसकी डायमेंशन है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि वो किसकी डायमेंशन है, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यहाँ पर फेल हो जाता है। अब देखते हैं किस तरह से। अब हमारे पास वर्क है तो हम वर्क की यहाँ पर डायमेंशन देखेंगे।
तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है वर्क आपके पास इक्वल है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स आपको पता है आप तब तक फॉर्मूलाज पुट करते जाएंगे जब तक आपके पास बेस क्वांटिटी नहीं आ जाती। एंड आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस अपनी जगह पर। फिर मास का आपको पता है बेस क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन की जगह आप पुट कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो ये मैंने एक्सेलरेशन की जगह उसका फार्मूला लिख दिया और डिस्टेंस उसी तरह। अब वेलोसिटी का फार्मूला भी हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी के नीचे जो टी डिवाइड हो रहा था इसको 1 अपॉन टी लिख दे मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब देखें यहाँ पर आपके पास आप इन सब की आप डायमेंशंस पुट कर सकते हैं। डिस्टेंस को आप लेंथ ही कंसिडर करेंगे, मीटर ही इसका यूनिट होगा और डायमेंशन जो लेंथ की डायमेंशन है वही डिस्टेंस की भी डायमेंशन होगी। तो हमारे पास मास की डायमेंशन है कैपिटल M, ठीक है, और डिस्टेंस दो डिस्टेंसेस हैं, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सो एक डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो कैपिटल L है, तो दो डिस्टेंसेस हैं तो हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी L स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो टाइम का स्क्वायर आ जाएगा और टाइम की डायमेंशन होती है T, कैपिटल T, तो T का स्क्वायर। अब हम बताएं हम डायमेंशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगी M L स्क्वायर और T की पावर नीचे +2 है, ऊपर जाकर T की पावर हो जाएगी -2। तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई वर्क की, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे डायमेंशन निकालूं टॉर्क की, ठीक है, अगर टॉर्क की डायमेंशन में निकालूं तो किस तरह से करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला है F क्रॉस R। फोर्स के लिए हम वही करेंगे, आपके पास टॉर्क इक्वल है फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल है मास इंटू एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई बाय R आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो R को एज इट इज लिखें। R का यूनिट भी आप मीटर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि R भी डिस्टेंस ही है, मूवमेंट आर्म भी डिस्टेंस ही होता है। तो आप यहाँ पर R का यूनिट जो है वो मीटर लेंगे तो इसकी डायमेंशन भी वही होगी जो आपके पास लेंथ की डायमेंशन है, बिकॉज लेंथ का यूनिट भी क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पर आप देखें टॉर्क जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा मास और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम और साथ में जो है आपके पास R एज इट इज़। फिर टॉर्क इक्वल है वेलोसिटी का फार्मूला अगेन पुट करेंगे जैसे बिल्कुल इसी तरह जैसे इधर पुट किया था। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास इक्वल है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और ये T 1 अपॉन T एज इट इज़ लिख दिया जो वेलोसिटी के नीचे था, मल्टीप्लाई बाय R। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? इन सब का हम जो है डायमेंशन पुट करेंगे। मास की डायमेंशन कैपिटल M, ये भी डिस्टेंस है और R को भी हमने डिस्टेंस कंसिडर किया तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी L का स्क्वायर लेंगे आप, L का स्क्वायर। आपके पास डायमेंशन L का स्क्वायर आई और नीचे डिवाइड में अगेन टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करें और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T, तो T का स्क्वायर। तो देखिए टॉर्क की डायमेंशन भी क्या आई? ML स्क्वायर T -2। वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन क्या हो गई? सेम हो गई। लास्ट रह गया अब एनर्जी की डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन आप ये फार्मूला ले लें कि एनर्जी इक्वल है आपके पास एनर्जी जो है वो इक्वल है MC स्क्वायर के। अब यहाँ पर M जो है मास है और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है। चूँकि स्पीड की बात कर रहे हैं और स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का भी ये यूनिट होता है। तो अगर इनका यूनिट सेम है तो हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि वो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन भी क्या होगी? सेम होगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है? LT-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो सिमिलरली स्पीड की डायमेंशन भी यही आएगी। अब यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है बट इसकी डायमेंशन यही आएगी। और मास की डायमेंशन, मास चूँकि बेस क्वांटिटी आप डायरेक्ट पुट कर लें, मास की डायमेंशन कैपिटल M, C यानी स्पीड ऑफ लाइट, उसकी डायमेंशन क्या है? LT-1, LT-1। चेक करें C का स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर ले लें। अब M एज इट इज़ लिखा, L का स्क्वायर L स्क्वायर और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are 2, लेकिन माइनस साइन के साथ -2। तो आपके पास क्या डायमेंशन आ गई? ML स्क्वायर T-2। चेक करें इन तीनों क्वांटिटीज़ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वर्क, टॉर्क और एनर्जी, इन तीनों की डायमेंशंस क्या आई हैं? सेम आई हैं। तो आपको यहाँ पर क्या कहा गया था? डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। ऐसा ही हुआ ना, इन सब की डायमेंशंस क्या आई? सेम आई। तो यहाँ डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस फेल हो जाता है जब फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस ही सेम हो जाती हैं। अब मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दूँ, मैंने लिख दिया ML स्क्वायर T-2
और मैंने पूछा बताएं ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन है, आपने फौरन से आंसर दिया, आपने मुझे कहा ये वर्क की डायमेंशन है, ठीक है, 1 वर्ड आंसर मांगा था मैंने, तो आपने मुझे कहा ये वर्क की डायमेंशन है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ये वर्क की डायमेंशन है। बट मे बी मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ कि मैंने ये डायमेंशन क्या सोच कर दी थी, एनर्जी की, कि आप एनर्जी बोलेंगे क्योंकि एनर्जी की भी तो वही डायमेंशन है, तो इस तरह तो आपका आंसर तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, फेल हो जाता है जब हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। होप सो कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि यही बात आगे लिखी हुई है कि इन तीनों क्वांटिटीज़ की ये डायमेंशन है, तो यहाँ डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस हम नहीं यूज़ करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस एटसेट्रा। अब क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस है वो एक्चुअली जो है वो आपके पास फेल हो जाता है। कब? जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, या फिर लोगैरिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास अगर आ जाए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आगे कॉट थीटा इनकी फर्दर टाइप है, ठीक है, कॉट थीटा, कॉसेक जो भी है, अगर आपके पास इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं किसी भी फार्मूले में, तो आप उस फार्मूले में डायमेंशन एनालिसिस के प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस फेल हो जाता है, ठीक है, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी बात इसमें कर रहे हैं कि अगर जो है लोगैरिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं, यानी इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है log x, तो यहाँ पर भी डायमेंशन जो एनालिसिस का प्रोसेस है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर भी डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस फेल हो जाता है। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, लोगैरिथमिक आ जाए, और एक और यहाँ पर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस, ई की पावर कुछ आ जाए, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह से, ई की पावर एक्स आ जाए। अब आपको पता है हमने जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ई, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 2.718 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला आ जाता है जिसमें ये जो है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा होता है, यानी कोई भी फार्मूला है उसमें आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, या लोगैरिथमिक फंक्शन दिख रहा है, या फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, तो आपका वहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस फेल हो जाएगा। वहाँ आप डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करके डायमेंशंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाएं जिनका जो है डायमेंशन सेम आ रही हो, तो वहाँ पे हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन है। दूसरी बात, अगर इन तीनों में से कोई जो है आपके पास फार्मूले में या तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहे हो, तो वहाँ पर भी हम डायमेंशन एनालिसिस के प्रोसेस को यूज़ नहीं करते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशनलेस कांस्टेंट व्हेन ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो प्रोसेस है, एक और लिमिटेशन आपको बता दी गई है कि जब डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स आ जाए, यानी ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती, तो वहाँ पर भी हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें आपके पास ये एग्जाम्पल आई है। आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो पढ़ा है, यहाँ पे क्या आया, टाइम पीरियड इक्वल है कांस्टेंट √L/G आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात क्या कर रहे हैं, यहाँ ये बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में हमारे पास कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स होते हैं, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, यानी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स की भी आपके पास जो डायमेंशन है वो नहीं होती, आपका जो डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस है वो वहाँ पर फेल हो जाता है। मींस जब आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आता है 2π√L/G। बट जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो हम मतलब कि फार्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि हम किस तरह से फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं।
हमारे पास ये डायमेंशन की एक एडवांटेज है कि हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर हमें ये पता है कि वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो फ़र्ज़ करें हमें टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना, तो हमें पता था वो एल एंड जी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का जब हम फार्मूला ड्राइव कर रहे होंगे तो हमारे पास जो है वो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई यहाँ पर कांस्टेंट आता है, इक्वल्स टू और कांस्टेंट आता है, हमें नहीं पता वो कांस्टेंट क्या होता है, और हम डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करके भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पर भी आकर डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस फेल हो जाता है, हम नहीं बता सकते कि यहाँ कौन सा कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ जो थर्ड लिमिटेशन है वो यही है कि जो आपके पास या तो प्योर नंबर्स एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, कि फार्मूले में जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं वहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस जो है हम नहीं यूज़ कर सकते, हम नहीं बता सकते कांस्टेंट क्या है। दूसरी चीज़, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, और दूसरी चीज़ ये कि प्योर नंबर आ जाए अगर कोई, जैसे आपने जो है कोई भी फार्मूला ड्राइव कर रहे थे, यहाँ पर हम ये फार्मूला ही ड्राइव कर रहे थे जब, तो हमारे पास 2 आ गया था, तो हमने क्या कहा था, 2 इज़ द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, तो हमने क्या किया था, 2 को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर भी डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, कि जब हमारे पास ऐसे कॉन्स्टेंट्स आ जाएं जिनकी डायमेंशन होती ही नहीं है तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वहाँ पर भी डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस हम यूज़ करके फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास थर्ड इसकी जो है लिमिटेशन है। लास्ट लिमिटेशन ये है हमारे पास इस प्रोसेस की कि क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट although the relation is dimensionally correct। यानी डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस जो है, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपसे कहा जाए कि इस फॉर्मूले की डायमेंशन निकालें, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए, तो आप फोर्स, आपको पता है फोर्स की डायमेंशन आप निकाल लेंगे, मास की डायमेंशन पुट करेंगे और एक्सेलरेशन की। अब यहाँ मैं डायरेक्ट पुट करवा रही हूँ, वैसे बेस क्वांटिटीज़ को आगे इनको बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर रही। तो मास की डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, तो आपके पास क्या डायमेंशन आ गई, MLT-2। ये आपके पास फोर्स की डायमेंशन आ गई, बट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये फार्मूला तो आपके पास डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, बट एक फार्मूला मैं खुद से बना दूँ, यानी मैं अब यहाँ पर कोई भी फार्मूला लिखूँ, फोर्स को इक्वल कर लूँ A इंटू बी के, ठीक है, फोर्स A और इंटू बी के इक्वल है, और मैं इसको इनकी डायमेंशंस निकालती जाऊँ और एंड पे जो आंसर है वो मेरे पास यही आए, MLT-2, ठीक है, ऐसा ही आंसर आ जाए। यानी खुद से यहाँ पे मैं कोई वैल्यूज रख दूँ, जैसे यहाँ M में है ना, ये तो हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है, बट ये मेरे पास करेक्ट इक्वेशन नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ भी रख दूँ और उसको मैं कहूँ कि ड्राइव करना है, तो आप उसको ड्राइव करें, एंड पे जो है जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली वही आए जो आपके पास करेक्ट फार्मूले से आई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वेशन फिजिकली जो है करेक्ट है, डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट प्रूव दैट रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट ऑल्दो द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि उसकी डायमेंशन बिल्कुल ठीक आ रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, वो फार्मूला बिल्कुल ठीक हो। डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। जैसे अब ये इक्वेशन आपके पास रॉन्ग है, तो रॉन्ग इक्वेशन जो है उसकी डायमेंशन भले आपके पास ठीक आ रही है, बट इक्वेशन तो रॉन्ग थी, आप उस इक्वेशन को डायमेंशन एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसकी जो है फोर्थ लिमिटेशन थी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। तो होप सो कि आपको लिमिटेशंस जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ये 4 पॉइंट्स थे लिमिटेशंस के, जिनको हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम फार्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का।